थिंक ये में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कल सुबह तक मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम कि इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हो 1.5x या 2x में देख के आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। सो पैलियोसोनोग्राफी जानने से पहले, पैलियो मीन्स पास्ट, पास्ट में ओशनोग्राफी ओरिएंटेशन क्या था एंड उससे रिलेटेड जो क्लाइमेट क्या था, इसको जानना जो जो भी साइंस से रिलेटेड है, दैट इज पैलियोसोनोग्राफी एंड पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, ओके। पास्ट जानने से पहले हम लोगों को पहले प्रेजेंट जानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आप जो भी याद रखोगे, इस तरह आप याद रख सकते हो, ओके। सो प्रेजेंट में अभी का जो ओशनोग्राफी सिनेरियो क्या है, ये दिस इज द नॉर्मल जो जो अभी एक्सेप्टेड है कि आर्कटिक ओशन का लोकेशन कहाँ पे है, अटलांटिक का कहाँ पे है, पैसिफिक का कहाँ पे है, सदर्न ओशन का लोकेशन क्या है, ये प्रेजेंट ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट ओरिएंटेशन। जैसे कि पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में का जो ईस्टर्न बाउंड्री है दैट इज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सदर्न बाउंड्री जो है दैट इज 60 डिग्री साउथ, ओके, 60 डिग्री साउथ। ये उससे साउथ में जो भी वाटर वाटर बॉडी है दैट इज कमिंग अंडर द सदर्न ओशन पार्ट, ओके। सिमिलरली इंडियन ओशन यहाँ पे है, अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, कुछ कुछ ओशन का जो बाउंड्री है, एक कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट का जो कॉन्टिनेंट एंड ओशन का जो बाउंड्री है वो है। अदरवाइज कुछ कुछ जगह पे लैटिट्यूड है, कुछ कुछ जगह पे लॉन्गिट्यूड है, जैसे कि यहाँ पे ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है। सो दीज आर द ऑल जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ डिफरेंट ओशंस, ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में। एंड जो ओशन का ओरिएंटेशन इफेक्ट करता है क्लाइमेट क्लाइमेट को, जैसे कि हम लोग मोस्टली जो मेन क्लाइमेटिक इवेंट है इंडिया में हम लोग महसूस कर सकते हैं, दैट इज इंडियन समर मानसून, ओके। ये इंडियन समर मानसून रिलेटेड है वेरियस चीजों को, वेरियस चीजों के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे कितना मॉइस्चर है, और ये जो मॉइस्चर यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस इसके आसपास जो वाटर सर्कुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सभी चीजों को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं कि ये हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वन इज क्या है पैलियोस्मोग्राफी, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, देन पास्ट क्लाइमेट को क्यों जानना जरूरी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टूल्स एंड आर्काइव्स, क्या टूल है कि हम लोग पास्ट में जाकर, पास्ट में क्या क्लाइमेटिक कंडीशन था, क्या ओशनोग्राफिक ओरिएंटेशन था, वो कैसे क्या ओरिएंटेशन था, उसको कैसे हम लोग डिड्यूस करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गो मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर टू सी कि उस टाइम पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन था या क्या ओशनोग्राफी ओरिएंटेशन था, ठीक है। वो जानने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सीज, ओके। सिंगुलर में होगा प्रॉक्सी, या प्लूरल में हम लोग प्रॉक्सीज यूज करते हैं, ठीक है। देन ये प्रॉक्सीज यूज करने के बाद हम लोग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को डिड्यूस करते हैं। सो ये प्रॉक्सीज किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये एक डिबेट है कि किसके ऊपर अप्लाई होगा एंड कौन सा प्रॉक्सी अप्लाई होगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन ये जानने के लिए भी ब्रीफली अभी तक क्या क्या पैलियोसोनोग्राफिक चेंजेस आया है, अभी तक क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो पास्ट क्लाइमेट है, जब पहले इज द प्रेजेंट ओरिएंटेशन, ओके। देखो, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज रियल, ओके। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स इज रियल। पास्ट में जो कॉन्टिनेंट का ओरिएंटेशन था वो डिफरेंट था, ओके। तो हम लोग एक एक एग्जांपल की तरह लेंगे। सपोज यहाँ पे अभी के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में, देयर इज देयर इज ए current which is the largest current on earth, that is called ACC, और अंटार्कटिक सर्कुम्पोलर करंट, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, ये जो मैंने मार्क किया है जो सदर्न ओशन है वहां पे है, ठीक है। अटलांटिक सर्कुम्पोलर करंट, जो कि
कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है विथ ह्यूज मास ऑफ वाटर, जो कि एक बहुत ज्यादा मास ऑफ वाटर लेके फ्लो कर रहे हो। पास्ट में नेट में क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन करंट, वो है अटलांटिक सर्कम्फुलर करंट, उसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। एंड ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से क्या क्या ओशनोग्राफिक चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोग देखने को पा रहे हैं। ये जो अंटार्कटिका है, नॉट अटलांटिक, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है। सी, नाउ डेज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड ड्यू टू दैट आर्कटिक ओशन में कोई भी एक लार्जेस्ट आइस मास अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट है 2000 आइसबर्ग, मतलब आइस का जो टुकड़ा 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 होके वहां पे प्रेजेंट है। आर्कटिक ओशन की बात कर रहा हूँ। बट अंटार्कटिक ओशन इज स्टिल इंटैक्ट, मतलब अंटार्कटिक, सॉरी, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉट ओशन, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अभी भी इंटैक्ट है, मतलब ये लार्जेस्ट आइस मास को कंटेन कर रहा है। बिकॉज ये क्यों कर पा रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, अंटार्कटिका तक पहुंच नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसीसी। एसीसी इज द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर करेंट, कोल्ड वाटर करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज मैनर में, जो कि अंटार्कटिका को प्रिजर्व करके रख रहा है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट्स वाई अंटार्कटिका में अभी भी कोल्ड जो आइस है वो प्रिजर्व है। ठीक है, सिमिलरली सपोज यहाँ पे जो जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, सपोज यहाँ पे ये क्या होता, यहाँ पे ये कनेक्टेड होता। ठीक है, सपोज मान लो जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो कनेक्टेड होता टू अंटार्कटिका। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये कनेक्टेड होता, देन देयर विल नॉट बी पॉसिबल टू अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट टू फ्लो इन बिटवीन दैट, मतलब इसके अंदर जाके एसीसी पास नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटैक्ट होता, देन द ओशोनोग्राफी ओरिएंटेशन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब वो सिनेरियो में एसीसी ही नहीं होता तो यहाँ पे ओशोनोग्राफी सिनेरियो डिफरेंट होता। सिमिलरली और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा ये क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा, दिस इज द इस्थमस ऑफ पनामा। मतलब पहले क्या था, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दे वेर डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो साउथ में था, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो वो तो था ऊपर, तो ये दोनों अलग थे। सो ये दोनों अलग होने के क्या होने के बाद, सॉरी, जब ये दोनों अलग थे उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। ठीक है, तो सिंस ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, देयर वर नो कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो वो करंट ऐसे जा रहा था। ठीक है, एंड ये सिनेरियो कब था? बिफोर 3.5 मिलियन ईयर, मतलब ज्यादा पास्ट जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 3.5 मिलियन ईयर पहले ये दोनों अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन इमेजिन कि जो गल्फ स्ट्रीम है, हम लोग अभी के लिए पढ़ रहे हैं ना, जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे, गल्फ स्ट्रीम जो इक्वेटर का जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर करंट वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये तो हम लोग पढ़े हैं अटलांटिक में। ठीक है, पढ़े हो ना गल्फ स्ट्रीम के बारे में? ओके, ठीक है। सो ये जो गल्फ स्ट्रीम एग्जिस्टेंस में आया, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? जस्ट बिकॉज
कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे उन्होंने बनाया एक इस्थमस, यू नो ना, आपको पता है ना कि इस्थमस, स्ट्रेट, ये सब के बारे में पता है सबको? अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी। ओके ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 3.5 मिलियन ईयर्स टू 3 मिलियन ईयर के बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? isthmus, मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर, सो दैट यहाँ पे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो हो रहा था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो अब फ्लो नहीं हो पाया। ठीक है, देयर नाउ देयर इज ए बैरियर, सो दैट यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। सो पास्ट में जो ओशनोग्राफी चेंजेस है वो दो चीजों के वजह से होता है मेनली, यहाँ यहाँ से हम लोग को पता चला। वन इज टेक्टोनिक, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, दैट टेक्टोनिक ओरिएंटेशन के वजह से चेंजेस आता है, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट में चेंजेस आता है, सो दैट वो रिफ्लेक्ट करता है ओशनोग्राफी करेंट्स का, जो भी चेंजेस आता है उसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अनदर वन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट अभी कैसे रिलेटेड है, जैसे कि मान लो अभी के सिनारियो में सपोज यहाँ पे एक करंट, हाँ सपोज यहाँ पे, ओके, दिस इज योर ड्रेक पैसेज, ये है ड्रेक पैसेज, ओके, एंड दिस इज ओपन नाउ, मतलब यहाँ पे ये पूरा ओपन है, ओके, ड्रेक पैसेज एंड ड्रेक पैसेज पूरा ओपन है, और ये जो स्ट्रेच है, ये जो स्ट्रेच है अराउंड 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का ऐसे कुछ स्ट्रेच है, जिस जो कि ओपन है, सो दैट वाटर कंटिन्यूअसली अराउंड 6 सीवर्ट, SIEVERT ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ अमाउंट का वाटर है जो कंटिन्यूअसली पास होता है ये ड्रेक पैसेज के थ्रू, ओके, ड्रेक पैसेज के थ्रू। सपोज यहाँ पे एक्सट्रीम ग्लासियल क्लाइमेटिक इवेंट आए, पहले तो सुन लो, मैं सारी चीजें आपको फिर समराइज कर दूंगा, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे एक एक्सट्रीम ग्लासियल कंडीशन आया, सो दैट कि ये जो ड्रेक पैसेज है ये कंप्लीटली आइसबर्ग से ये क्या हुआ, फील हो गया। तो अगेन ये जब आइसबर्ग से फील हो गया, अगेन एसीसी क्या होगा, वीकर हो जाएगा, एंड ये अफेक्ट करेगा ओशनोग्राफी, क्या ओशन करंट का जो फ्लो है उसको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। ये दो चीजें मेन है, दैट वन इज टेक्टोनिक चेंजेस, वन इज क्लाइमेटिक चेंजेस, ओके। ये दोनों चीजों की वजह से पास्ट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, सो ये दोनों चीजों के वजह से अगर हम लोग देखें पास्ट 5.6 टू 0 तक, ठीक है, 0 तक, मतलब 5.6 टू 0 तक अगर देखें तो पास्ट में क्या क्या क्लाइमेटिक इवेंट अभी तक हुआ है। वन इज देयर इज ए बायोजेनिक ब्लूम इन बिटवीन 5.6 टू 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, और ये है बायोटिक इवेंट। देन अनदर वन इज टेक्टोनिक इवेंट हुआ था इस टाइम पे, जो कि है मेसिनिया सैलिनिटी क्राइसिस। ये जो है ये क्या है, पहले ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ इवेंट सिर्फ आपको जस्ट ऐसे बता दूंगा, आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये जो है दिस इज, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस, ये जो मैंने मार्क किया है, ये क्या है, कोई भी बता सकता है? ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ओके, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी, ये जो मेडिटेरेनियन सी है
ठीक है, विथ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करता है। ये जो स्ट्रेट है ये 5.6 मिलियन ईयर पहले ये क्या था, ओपन था, समझ रहे हो, मतलब अभी भी ओपन है बट स्टिल ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब वाटर मास एक्सचेंज होते हैं बट नॉट इन लाइक बहुत ज्यादा वाटर मास ऐसे एक्सचेंज नहीं होते, मतलब यहाँ पे कुछ अगर करंट आया तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिटेरेनियन सी को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये स्ट्रेट बनने से पहले यहाँ पे ये ओपन था, मतलब मेडिटेरेनियन अटलांटिक के साथ कंटिन्यूअसली वाटर मास एक्सचेंज कर रहा था, ठीक है, सिंपल टोन में अगर हम लोग समझे तो वही था। तो बाद में क्या हुआ, अराउंड 5.6 मिलियन ईयर पहले ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट जो है वो क्लोज होता गया, ठीक है, इसीलिए जो मेडिटेरेनियन है उसका जो पानी का स्तर है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गया। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली अटलांटिक के साथ वाटर मास एक्सचेंज नहीं कर सकता था, और इसीलिए यहाँ पे एवापोराइट हो गया या सॉल्ट हो गया, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। सो इसीलिए उस टाइम को बोला जाता है मेसिनियन salinity crisis, Messinian because this is the last क्या late Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, late Miocene एज, ये लेट मायोसिन का एक एज है दैट इज मेसिनियन, ओके। सो मेसिनियन एज में एक सैलिनिटी क्राइसिस देखा गया था ग्लोबली, सो दैट्स व्हाई दे नेम्ड दैट मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस। इट इज अ टेक्टोनिक इवेंट बिकॉज टेक्टोनिकली अफ्रीका एंड ये जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट ये क्लोज हो गए थे, बेसिकली वही चीज है, ठीक है। ये कब हुआ था, 5.6 मिलियन ईयर्स पहले। देखो आप अभी वो बोलोगे कि ये सब अभी याद रखना जरूरी है कि नहीं, अभी के लिए सिर्फ स्टोरी की तरह सुनो, ठीक है। अगर एग्जाम में आ रहा है तो अगर आप सुने होगे देन इट विल लाइक मे भी याद आ सकता है, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ विथ मैप, विद द हेल्प ऑफ मैप, सो दैट कि थोड़ा याद आ जाए, ठीक है। तो ये जो मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस आया था ये आया था अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और ज्यादा टेक्टोनिक इवेंट नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था पनामा क्लोजर, जिसके बारे में हम लोग बात किए, दैट इस्थमस ऑफ पनामा फॉर्म हुआ था। इस्थमस ऑफ पनामा फॉर्म होने के बाद वहां पे गल्फ स्ट्रीम जनरेट हुआ, ठीक है, उससे पहले गल्फ स्ट्रीम नहीं था। देन अनदर वन इज लास्ट में रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडोनेशियन सीवे। इंडोनेशियन सीवे पहले ओपन नहीं था, मतलब यहाँ पे पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच कंटिन्यूअस वाटर जो एक्सचेंज है वो हो रहा था। अभी भी आप बोलोगे कि वो तो अभी भी कनेक्टेड है, डिफरेंट स्ट्रेट, यहाँ पे सिंगापुर स्ट्रेट है, यहाँ पे इंडोनेशियन थ्रू फ्लो है, बट फिर भी जो प्रोसेसेस है, मतलब यहाँ पे जैसे एनसो एनसो यहाँ पे कैरी आउट होता है, यहाँ पे वेस्ट अंटार्कटिक सॉरी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन विंटर मानसून फील होता है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है देन फ्रॉम पैसिफिक टू इंडियन ओशन, ठीक है। सो ये जो इंडोनेशियन थ्रू फ्लो है बाय द ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो, यहाँ पे सॉरी ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको आर्किपेलागो बोला जाता है, उनके वजह से ये वाला फील हो गया। ये कब हुआ था, ये अराउंड 4.6 टू 3.6 के बीच में ये हुआ था, ठीक है। सो ये जो टेक्टोनिक इवेंट है ये सब कैरी आउट हुआ था इन प्लायोसिन। मायोसिन में कुछ हुआ था जैसे कि मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस, देन प्लायोसिन में पनामा क्लोजर एंड इंडोनेशियन सीवे जो क्लोजर हुआ था वो सब हुआ था, ठीक है। देन क्लाइमेटिक इवेंट क्या क्या हुआ था, क्लाइमेटिक इवेंट यहाँ पे जो अर्ली प्लायोसिन है उस टाइम पीरियड में यहाँ पे वार्मर पीरियड था, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये क्या ग्राफ है अभी मैं बताऊंगा, प्रॉक्सी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। सो अर्ली प्लायोसिन वार्म पीरियड वाज प्रिवेल्ड ड्यूरिंग 5.6 टू 5 मिलियन ईयर्स, ठीक है, इस टाइम पे था। देन उसके बाद यहाँ पे दिस बार रिप्रेजेंट द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मतलब अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एक
ह्यूज आइस मास पहले से कैरी कर रहा था। हाँ, उसका जो वॉल्यूम है वो वेरी कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे कहीं पे डॉटेड होगा, कहीं पे क्लोज होगा, कहीं पे डॉटेड होगा, कहीं पे क्लोज होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो अंटार्कटिका है, बेसिकली ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट को। सो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट का जो प्रेजेंस है, उसका जो वेरिएबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। बट रिमेंबर दैट कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में जो आइस इंट्रोड्यूस हुआ था वो अराउंड 38 मिलियन ईयर पहले ही हो गया था। कब? जब एसीसी का जन्म हुआ, एसीसी जब जनरेट हुआ। ठीक है, सो एसीसी 38 मिलियन ईयर्स पहले ही आ गया था। सो इट इज ए कोल्ड वाटर करंट। सो ये इसके वजह से यहाँ पे अंटार्कटिका में आइस मास, जब मैं बोल रहा हूँ आइस मास मतलब इंटैक्ट आइस, जब मैं बोलूंगा आइस बर्ग मीन्स जो छोटा छोटा टुकड़ा आइस जो है जिसमें हमारा टाइटैनिक डूब गया था, सो दोज आर आइस बर्ग्स, नॉट आइस मास। ओके, आइस मास और आइस सीट, ये भी एक लार्जर आइस मास को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट में, पहले तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लायोसिन वार्म पीरियड था, देन उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे कूल डाउन होता गया विथ लार्जेस्ट वेरिएबिलिटी, जिसको यहाँ पे अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। सो आफ्टर 3.6 मिलियन ईयर्स यू कैन सी, 3.6 मिलियन ईयर के बाद कोई भी मेजर टेक्टोनिक इवेंट नहीं है। ठीक है, यू कैन सी मेजर टेक्टोनिक इवेंट नहीं है, बट देयर आर माइनर क्लाइमेटिक इवेंट्स। पहले तो यहाँ पे M2 ग्लेशिएशन आया था, M2 ग्लेशिएशन इवेंट, ओके, जो कि 3.1 मिलियन ईयर पहले। देन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्लेशिएशन इवेंट आया था, कब? अराउंड 2.6। मतलब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्लेशिएशन के वजह से यहाँ पे प्लायोसिन टू प्लेइस्टोसिन चेंजेस आया। प्लायोसिन एंड प्लेइस्टोसिन के बीच में, प्लेइस्टोसिन की के बीच में मेजर changes क्या है? That Pliocene is relatively warmer, then Pleistocene is relatively colder. Okay, so you can see कि टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होता गया। ओके, ऐसे जो कूल डाउन होता गया विथ लार्जेस्ट वेरिएबिलिटी। साइड इज नॉट विजिबल, सबके लिए प्रॉब्लम है क्या? सॉरी सर माय ओके, सॉरी सर ठीक है। ओके, सो ये जो 2.58 मिलियन ईयर के बाद जब प्लायोसिन टू प्लेइस्टोसिन चेंजेस आया, तो उस टाइम पे ग्लोबल क्लाइमेट डिक्रीज, सॉरी क्लाइमेट टेम्परेचर डिक्रीज किया, as well as there there आर वेरिएबिलिटी इन द ग्लोबल क्लाइमेट, जिसको बोला जाता है ग्लासियल इंटरग्लासियल वेरिएबिलिटी। ओके, इसको बोला जाता है ग्लासियल इंटरग्लासियल वेरिएबिलिटी। सो ये जो ग्लासियल इंटरग्लासियल वेरिएबिलिटी जो है वो पहले क्या था? पहले बहुत छोटा साइकिल में था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इस टाइम पीरियड तक उनका जो साइक्लिसिटी है वो छोटा साइकिल में था, मतलब बहुत छोटा। ओके, इसको बोला जाता है 41 किलो ईयर साइकिल। क्यों हुआ था क्या नहीं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद इस टाइम पीरियड के बाद, ये जो टाइम पीरियड है उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि बड़ा बड़ा साइकिल हम लोग को देखने को मिला। बड़ा बड़ा मीन्स जो एम्पलीट्यूड है एंड द डिफरेंस बिटवीन टू ग्लाशियल इवेंट एंड टू इंटरग्लाशियल इवेंट, दोज आर ग्रेटर। मतलब ये जो है ये 100 किलो ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो पहले ये ग्लाशियल इंटरग्लाशियल इवेंट पहले 41 किलो ईयर का था, देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया 100 किलो ईयर में। ठीक है, 100 किलो ईयर ग्लेशियर में। और किसके बाद हुआ? ये जो बीच में जो ट्रांजिशन इवेंट है उसको बोला जाता है मिड प्लेइस्टोसिन ट्रांजिशन। ओके, दीज आर कॉल्ड मिड प्लेइस्टोसिन ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, हाँ, तो ये सब के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलेगा? मतलब मैं अभी जिस रेफरेंस में आपको बताया वो क्या है? वो मैं अभी ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर में है वो क्या है? दैट इज द डेल O18 ऑफ
बेंथिक फोरामिनिफेरा, बेंथिक फोरामिनिफेरा। ओके, सो अभी हम लोगों को पता चला कि जो पास्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेरी कर रहा है, और उसको हम लोगों को कैसे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक रेफरेंस है बेंथिक फोरामिनिफेरा। सो और क्या क्या रेफरेंस हम लोग यूज कर सकते हैं टू डिड्यूस पास्ट के इवेंट्स को, मतलब पास्ट के इवेंट, डिफरेंट इवेंट, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। मैं बोलूंगा कि अगर उस टाइम पे मेसिनियन में सालिनिटी क्राइसिस है, तो सालिनिटी को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे ओशन सर्कुलेशन बहुत स्ट्रेंथन था, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्रॉक्सी यूज करते हैं, डिफरेंट प्रॉक्सी, और उनको बोला जाता है ये क्या क्या प्रॉक्सी है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो हाँ, ये प्रॉक्सी फिर किसके ऊपर यूज करेंगे, ये प्रॉक्सी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेलोइटिन इज यूज्ड इन बेंथिक फोरामिनिफेरा। सो क्यों बेंथिक फोरामिनिफेरा में यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये है प्रॉक्सी, देयर आर यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बेंथिक फोरामिनिफेरा हो गया, प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरा हो गया, या आप डायरेक्टली क्या लिथिक सेडिमेंट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स, आप डिफरेंट डिफरेंट क्या सेडिमेंट या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये अप्लाई करने के लिए पास्ट में, सो दिस इज अगेन प्रेजेंट ओशन करंट, सो हाँ, सो ये जो प्रॉक्सी अप्लाई करने के लिए हम लोग रिलाई करते हैं डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेट आर्काइव्स के ऊपर, ठीक है। ये आर्काइव्स क्या है, आर्काइव्स मींस जो नेचर ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखा है, जिसके थ्रू हम लोग पास्ट क्लाइमेट को डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया मेरीन सेडिमेंट, जैसे कि मेरीन सेडिमेंट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हो गया आइस कोर रिकॉर्ड, नेक्स्ट हो गया स्पेलियोथीम, कोरल एंड ट्री रिंग, देन लोएस एंड लेक सेडिमेंट। एक एक करके समझते हैं। देखो, जब ओशन की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट और अब दिस पार्ट, जो भी लोकेशन आप चूज करो, ये अभी क्या है कि डायरेक्टली ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस के लिए ये डायरेक्टली क्या डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस नहीं आता है। जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सपोज यहाँ पे अफ्रीका में एक इंडस्ट्री यहाँ पे हुआ, उसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। और कोई जाके यहाँ पे सेडिमेंट को क्या डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ओशन सेडिमेंट जो है, ओशन सेडिमेंट, सपोज दिस इज ए कोर, ओके, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जो डीपर पार्ट है, वो क्या था, वो पहले सपोज 1 मिलियन ईयर पहले डिपॉजिट हुआ था, ठीक है। देन धीरे धीरे दिस पार्ट इज डिपॉजिटेड इन 700 किलो ईयर, देन दिस पार्ट डिपॉजिटेड इन 500 किलो ईयर। सो ऐसे ही जो सेडिमेंट है, वो पास्ट का जो पास्ट में जब डिपॉजिट हुआ था उस टाइम का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इनहेरिट करके रख लेता है, ठीक है। और उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, ये तो पैलेंटोलॉजी में आप सब पढ़े होगा ना, कि ऑर्गेनिजम्स जो है अपने हैबिटेट के टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस था उनको इनहेरिट करके रख सकते हैं, ठीक है, रखते हैं। इसीलिए जो फॉसिल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये जो मेरीन सेडिमेंट्स हो गया, देन आइस कोर, जैसे कि अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका के में मैंने बोला कि वो जो आइस है वो इंटैक्ट है अराउंड 38 मिलियन ईयर्स तक। तो वहां पे सपोज मैं सेंटर ऑफ अंटार्कटिका में एक आइस कोर ले रहा हूँ, ठीक है। अंटार्कटिका में से मैं एक आइस कोर ले रहा हूँ, सपोज 200 मीटर या 300 मीटर का। तो वहां पे जो डीपर अंटार्कटिका है, तो वहां से जो मैंने आइस निकाला, उस टाइम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था अंटार्कटिका में, उसको वो रिफ्लेक्ट रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आइस कोर रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेंट। एंड आइस कोर रिकॉर्ड में से अभी तक जो है ये इम्पोर्टेंट है, शायद लास्ट लास्ट नेट में या उससे पहले आया था, दैट
800 किलो ईयर तक जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ये रिकंस्ट्रक्ट अभी तक हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में। सो अंटार्कटिका आइस कोर से 800 किलो ईयर तक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अभी तक निकाला जा चुका है। एंड इसको क्या बोला जाता है? एपिका डोम। एपिका डोम रिकॉर्ड। एपिका डोम मतलब ये एक यूरोपियन कुछ इसका फुल फॉर्म है, यूरोपियन समथिंग एक एक्सपेडिशन था, वहां से एक आइस कोर निकाला गया था जिसमें कि 800 किलो ईयर तक जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ का, उसका उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। देन अनदर वन इज स्पेलियोथिम। स्पेलियोथिम सबको पता है, दैट स्टालाक्टाइट, स्टालाग्माइट एंड अदर केव डिपॉजिट्स आर जनरली टर्म एज स्पेलियोथिम्स। ओके, सो केव डिपॉजिट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे केव है जो कि प्रेसिपिटेट हुआ है इन डिफरेंट टाइम, इन सपोज 5 किलो ईयर या 6 किलो ईयर या 10 किलो ईयर बिफोर प्रेजेंट। ओके, सो 10 किलो ईयर पहले जब ये प्रेसिपिटेट हुआ था, ये पहले क्या था, ये वाटर के साथ इंटैक्ट था। उसके बाद क्या हुआ, जब वाटर नीचे चला गया, मतलब नीचे ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है, तो उसका जो सेडिमेंट्स, जो डिजॉल्व सेडिमेंट है, वो पीछे छोड़ गया, जिसको बोला जाता है क्या, स्पेलियोथिम। ओके, सो उस टाइम पे जो वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उस टाइम पे, सपोज डेलोइटिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेलोइटिन हो गया या डिफरेंट जियोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो एलिमेंट्स है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो सब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है, ये छोड़ के चला जाता है। तो ये स्पेलियोथीम को अगर हम लोग डेट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ये सपोज 6 किलो ईयर या 10 किलो ईयर पहले क्या था, ये डिपॉजिट हुआ था। एंड उस टाइम पे जो डेलो 18 है उसको स्टडी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि क्लाइमेटिक इवेंट और उस टाइम पे क्लाइमेट क्या था, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दीज आर द यूज ऑफ स्पेलियोथिम। अनदर वन इज कोरल्स और ट्री रिंग्स। इनको भी यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रॉक्सी यूज करके कर सकते हैं, पास्ट क्लाइमेट डिडक्शन कर सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी को अभी समझाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टडी है, एक एक स्टडी आपको 2-3 क्लास लग सकते हैं, बट अभी के लिए मैं, सिंस टाइम नहीं है, तो आपको समराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा सा ये अभी ध्यान दो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सो दैट आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक देख सकते हो कि मेघालयन एज जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मेघालयन एज, जो कि आया था प्रेजेंस कब, 0.0042 मिलियन ईयर पहले और 42 किलो ईयर पहले, ठीक है। सो 4040, सॉरी 4.2 किलो ईयर, 4.2 किलो ईयर और 4200 ईयर्स। सो ये क्या डिनोट करता है? सो ये डिनोट करता है कि उस टाइम पीरियड में ये जो नॉर्थ यूरोपियन एंड मेघालयन के जो गैप है, उस टाइम पीरियड में एक प्रोमिनेंट ड्रॉट कंडीशन था, जो कि डिस्कवर किया गया था फ्रॉम स्पेलियोथिम ऑफ मेघालयन केव। मेघालयन, मेघालय का जो केव है, सो इसीलिए वो नेम किया गया मेघालयन, ठीक है। वो तो ये जो पार्ट है आपको ध्यान रखना है कि कैसे किया गया, वो अभी पूरा देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉक्सी यूज किया गया था, डेल O18। और ऑक्सीजन आइसोटोप पढ़ाया गया है अभी तक? एनीवन? यू कैन यूज योर माइक ऑल्सो, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन आइसोटोप
पढ़ाया गया है, एंड ऑक्सीजन आइसोटोप यूज्ड ऑन बेंथिक फोरामिनिफेरा आल्सो पढ़ाया गया है। आई अज्यूम दैट कि क्योंकि ऑक्सीजन आइसोटोप का जो मेन यूज है वो बेंथिक फोरामिनिफेरा में होता है, ठीक है। ओके, सो उसको ब्रीफली मैं अभी बता देता हूँ। सो दीज आर डिफरेंट प्रॉक्सीज अभी के सिनेरियो में जो पैलियोक्लाइमेट डिडक्शन में यूज होता है। वन इज प्रोमिनेंटली यूज डेलो 18 ऑक्सीजन आइसोटोप, देन डेल C13, देन दीज आर जियोकेमिकल प्रॉक्सीज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। देन ये जो फोरामिनिफेरा, डायटम, कोकोलिथ्स, उनका जो असेंबलेज है, मतलब किस टाइम पे किस फोरामिनिफेरा ये होता है इंक्रीज करेगा, वो भी यूज किया जाता है टू डिड्यूस पैलियोक्लाइमेट। ओके, देन अल्किनोन्स एंड TX86 को भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो कौन सा प्रॉक्सी किसके लिए यूज होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ चुका है एंड फ्यूचर में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन इज डेल O18, ये नोट डाउन कर लो। ये डेल O18 यूज किसके लिए किया जाता है? पैलियो टेम्परेचर, पैलियो टेम्परेचर। ओके, पैलियो टेम्परेचर के लिए डेल O18 यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? आप O18 का जो डिफरेंशिएशन है अगर आपको पता है, देन यू कैन इजीली अज्यूम। ओके, सपोज ब्रीफली मैं बता देता हूँ। सपोज दिस इज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो सपोज एक क्लाउड फॉर्म हुआ इन द ओशनिक एरिया एंड वो जाके टेरेस्ट्रियल पार्ट में यहाँ पे रेनफॉल करेगा, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप्स है 2000 O16, O17, O18, जिसमें से कि O16 इज हाईली अबंडेंट, चारों तरफ मिलता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। O18 जो है वो लो अबंडेंट है, ठीक है। सो O18 एंड O16 का जो फ्रैक्शनेशन है, O18 इज द हेवियर वन एंड दिस इज द लाइटर वन। ओके, O18 एंड O16 का जो फ्रैक्शनेशन है उसको यूज किया जाता है टू डिड्यूस पैलियो टेम्परेचर। कैसे? नॉर्मली देखो, ओशन में O18 एंड O16 एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो O18 एंड O16 के बीच में फ्रैक्शनेशन होता है and O18 goes into the cloud lesser as compared to O16. क्यों? Because O18 is heavier one. So O16 easily cloud में चला जाएगा than O18. So O18 by O16 is relatively lesser in the cloud than ocean. Okay? And जब देन ये जाके टेरेस्ट्रियल पार्ट में जाके रेनफॉल करता है। जब ग्लेशियल कंडीशन आता है, ग्लेशियल कंडीशन में क्या होगा कि सिंस ड्राई क्लाइमेट रहता है ग्लेशियल कंडीशन में, तो उतना ज्यादा यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं। ध्यान से सुनो, ग्लेशियल कंडीशन में क्लाउड फॉर्मेशन कम होता है। सो जितना O18 जाने वाला था पहले, जितना O18 जा रहा था उससे भी कम जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज्यादा है नहीं, यहाँ पे मॉइस्चर उतना ज्यादा है नहीं, तो क्लाउड जो फॉर्मेशन करेगा वो बहुत कम करेगा, उसके पास एनर्जी भी बहुत कम है। सो वो सिंस उसके पास एनर्जी कम है, तो ये जो जो भी थोड़ा बहुत एनर्जी है वो O16 को ही ज्यादा लेगा देन O18। So O18 by O16 in glacial condition क्लाउड में कम हो जाएंगे। सर ये क्रेटर का सिंबल है, क्लाउड में कम हो जाएंगे। एंड ओशन में सिंस क्लाउड में कम हो जाएंगे, तो ओशन में क्या होगा, वो ग्रेटर हो जाएंगे। O18 ज्यादातर ओशन में ही रह जाएगा। समझ में आ गया? सो क्लाउड में सिंस O18 by O16 ऑलरेडी कम है इन द ग्लासियल पीरियड, वो जब जाके टेरेस्ट्रियल पार्ट में रेनफॉल करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे O18 का डिफिशिएट होगा, मतलब यहाँ पे O18 कम आएगा, ठीक है। जब आप बेंथिक फोरामिनिफेरा में स्टडी करोगे इन ग्लासियल कंडीशन, देन O18 by O16 बेंथिक में आपको ज्यादा मिलेगा ग्लासियल कंडीशन में। बट टेरेस्ट्रियल में, जैसे स्पेलियोथीम एक एग्जांपल हो गया, स्पेलियोथीम में आपको जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, मतलब O18 by O16 क्या होगा, लेस मिलेगा, बहुत ज्यादा डिप्लीटेड मिलेगा, ठीक है। इंटरग्लेशियल में क्या होगा, उससे जस्ट उल्टा। क्या क्या होगा इंटरग्लेशियल में, यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है वो
क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज टेम्परेचर हाई है, मॉइस्चर कंटेंट चारों तरफ है, मॉइस्ट एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। सो जब ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी है क्लाउड में, तो वो ज्यादा से ज्यादा O18 ओशन से ले सकता है, O18 ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। सो यहाँ पे इंटरग्लेशियल पीरियड में जो ओशन O18/O16 है वो क्या होगा, डिप्लीटेड होगा, लेस होगा, ठीक है। एंड क्लाउड में क्या होगा, यहाँ पे O18/O16 ज्यादा होगा, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज वहां पे ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जाके जब टेरेस्ट्रियल पार्ट में रेनफॉल करेगा, तो यहाँ पे O18/O16 ग्रेटर होगा इन इंटरग्लेशियल पीरियड, ठीक है, और ग्लेशियल में कम होगा। समझ में आ गया। सो ये हम लोग क्या क्या सेडिमेंट यूज कर सकते हैं और क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं। वन इज बेंथिक फोरामिनिफेरा, जैसे मैंने बोला बेंथिक फोरामिनिफेरा, एंड अनदर वन इज स्पेलियोथिम। स्पेलियोथिम, और अपने अपने हिसाब से अगर स्पेलियोथिम में कर रहे हैं तो ग्रेटर या लेसर कैसे होगा हम लोगों को पता है, वो हम लोग देख के डिड्यूस करेंगे। सो प्रॉक्सी इज O18/O16, O18/O16, and tool are benthic foraminifera and speleothem or planktic foraminifera. So these are different tools, okay, यहाँ पे यूज किया गया है। सो डेल O18 यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए। देन डेल C13 यूज किया जाता है किसके लिए, यहाँ पे डेल C13 यूज किया जाता है कार्बोनेट प्रिजर्वेशन कितना है, वहां पे कार्बोनेट प्रिजर्वेशन कितना है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन कितना प्रेजेंस है, उसके बारे में जानने के लिए डेल C13 यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन के बारे में जानने के लिए डेल C13 यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली कार्बन साइकिल को डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अनदर वन इज ट्रेस मेटल। यहाँ पे ट्रेस मेटल बहुत सारे हैं, जैसे कि Mg/Ca, बोरोन/Ca, स्ट्रोंशियम/Ca, कैडमियम/Ca। सो दीज आर डिफरेंट ट्रेस मेटल्स यूज्ड, मतलब ये बेंथिक फोरामिनिफेरा में या ऑर्थियोजेनिक सेडिमेंट में, वहां पे इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको देख के यूज किया जाता है। पास्ट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या है, जैसे Mg/Ca यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में चारों तरफ Ca है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं बेंथिक फोरामिनिफेरा। सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं बेंथिक फोरामिनिफेरा का जो टेस्ट है और सेल है वो किससे बना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी जो Ca है वो एक मेजर कंपोनेंट है, सो दैट्स वाई उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है। बट ये जो टेस्ट है, सपोज टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, Mg कैमोफ्लेज करेगा ये COC3 में, ठीक है। ये प्रोसेस तो जियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि Mg जो है आइडेंटिकल चार्ज कैरी करता है विथ आइडेंटिकल आयनिक रेडियस कैरी करता है विथ Ca का और Mg का चार्ज एंड आयनिक रेडियस सिमिलर है। सो Mg जो है वो रिप्लेस कर देता है CaCO3 में से Ca को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर रिलेटेड प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो Mg ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस करेगा Ca को। समझ में आ गया। सो दैट्स वाई Mg/Ca हम लोगों को देता है पैलियो टेम्परेचर। सपोज मैं टेस्ट में देख रहा हूँ कि एक टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा Mg/Ca है, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ लार्जेस्ट हाई टेम्परेचर इवेंट कुछ हुआ होगा, ठीक है। सिमिलरली बोरोन बाय कैल्शियम जो रिप्रेजेंट करता है पैलियो पीएच को, पैलियो पीएच, ठीक है, पैलियो पीएच को वो इंट्रोड्यूस करता है। सो ये कैसे करता है, बिकॉज बोरोन जो है वो अगेन रिप्लेस करता है जब पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन जो है वो पैलियो पीएच को इंट्रोड्यूस करता है, और इससे हम लोग पता चला सकते हैं पैलियो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। देन अनदर वन इज स्ट्रोंशियम बाय कैल्शियम। ये पैलियो प्रोडक्टिविटी
इसको ये दिखाता है। एंड कैडमियम और कैल्शियम क्या दिखाता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई। ये नोट डाउन कर लो, न्यूट्रिएंट सप्लाई, मतलब एक लोकेशन में कितना न्यूट्रिएंट आ रहा है उससे वो कैडमियम बाय कैल्शियम बता सकता है। ठीक है। देन अनदर वन इज फोरामिनिफेरा, डायटम, कोकोलिथोफोर। ये तो आप पैलेंटोलॉजी क्लास में पढ़े होंगे दैट सम फोरामिनिफेरा आर affinity to certain temperature और salinity, so that कि उनका जब क्या अबंडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि उस टाइम पे कुछ उनके फेवर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आया होगा। ठीक है। सिमिलरली डायटम, कोकोलिथोफोर, ये सब ऑल्सो यूज किया जाता है टू रिड्यूस पैलियोक्लाइमेट। देन अनदर वन इज alkenones और TX86, these are also paleo temperature proxies। ओके ओके। O18 के बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस किए कि कैसे क्या होता है। एंड फ्रॉम डेलो 18, देखो डेलो 18 को यूज करके अभी तक जो पैलियो टेम्परेचर रिड्यूस किया गया है वो बहुत ज्यादा लेंथ तक यूज किया गया है। ठीक है। बट जो LR04 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LR04 जो है उन्होंने अभी ग्लोबल जो बेंथिक का जो ग्लोबल और O18 का ट्रेंड है उसको मिला के एक LR04 बेंथिक स्टैक प्रोड्यूस किया था जो कि गया था अप टू 5.3 मिलियन ईयर तक। एंड उसी से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन आइसोटोप जियोक्रोन मेथड उसको यूज किया जाता है। मतलब कि सपोज मुझे कहीं एक जगह से एक कोर मिला। ठीक है। सपोज मैं एक 200 मीटर का कोर यहाँ पे मैंने रिकवर किया और मुझे यहाँ पे डिफरेंट जगह जगह में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में मुझे एज डिड्यूस करना है। एज डिड्यूस करने का क्या क्या प्रोसीजर है? वन इज बायोस्ट्रेटिग्राफी। बायोस्ट्रेटिग्राफी बहुत डीपर तक आप जा सकते हो, जैसे कि कैम्ब्रियन तक भी जा सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे एक ट्राइलोबाइट मिला। ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है वो पैलियो क्या था, पैलियोजोइक। ये जो टाइम पीरियड है वो पैलियोजोइक में डिपॉजिट हुआ था, बिकॉज ट्राइलोबाइट मेनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द पैलियोजोइक पीरियड। सो ये एक अजम्पशन हो सकता है। सो ये होता है बायोस्ट्रेटिग्राफी। बट सपोज मैं ऑक्सीजन आइसोटोप के हेल्प से डिड्यूस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का एक ऑक्सीजन आइसोटोप का जो वेरिएशन है वो निकालूंगा और उसको मैं डालूंगा ये इसके ऊपर जो LR04 बेंथिक स्टैक है उसके ऊपर डालूंगा और मैच करने की कोशिश करूंगा। इसको बोला जाता है ऑक्सीजन आइसोटोप जियोक्रोन मेथड। ओके। जियोक्रोन मतलब हम लोग डेट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप। ओके ओके। सो ये हो गया हमारा अप टू 5.3 मिलियन ईयर तक ये रिकॉन्स्ट्रक्ट हो पाता है। ठीक है। सो ये सब जो टूल है और ये सब जो प्रॉक्सी है यूज किया जाता है डिफरेंट टूल्स के ऊपर। सो ओशन मेरिन सेडिमेंट का जो कोर निकाला जाता है वो अभी तक चार डिफरेंट 4 डिफरेंट एक्सपेडिशंस एक्सपेडिशंस मेथड उससे निकाला जा रहा है। ठीक है। जैसे कि 1966 या 67 वहां से था। पहले क्या था? DSDP, और आप लिख सकते हो डीप सी ड्रिलिंग प्रोग्राम। डीप सी ड्रिलिंग प्रोग्राम। ओके। ये पहले था। ये कब चला? 1967 टू 1983 ऐसे कुछ आया, 1983 तक चला। ठीक है। देन 1983 टू 1998 क्या ऐसे कुछ है। नहीं, 2000 एज इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है। जो सपोज 2002 2003 ऐसे कुछ तक यहाँ पे चला ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। ठीक है। मतलब ओडीपी चला। ठीक है। देन उसके बाद 2002 टू ये जो 2011 तक ये क्या चला? ये चला IODP,
IODP मतलब इंटरनेशनल ओशन सॉरी इंटीग्रेटेड ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। ओके, ये चला अप टू 2013 तक ये चला, ठीक है। देन 2013 के बाद 2024 तक चला अगेन IODP 2। ये IODP 1 है, IODP 2 जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ओशन ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, डिस्कवरी नहीं, ड्रिलिंग प्रोग्राम। ओके, देन 2024 में ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद अगेन प्रपोज्ड है, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये 2026 में और एक एक्सपीडिशन जाने वाला है जो IODP 3 बोल करके वो जा रहा है, ठीक है। सो ये अभी तक सिंस ये आया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बट ये चार आपको याद रखना है। पहले क्या था? DSDP, देन ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, देन IODP, देन IODP 2। इंटीग्रेटेड ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम पहले था, अभी इंटरनेशनल ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम है, ठीक है। देन हाँ, यहाँ पे वो ड्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी में और एक चीज आपको डालना है, दैट इज ND आइसोटोप। ND आइसोटोप जो कि वाटर मास ओरिजिन, वाटर मास सर्कुलेशन में वाटर मास का कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये ND आइसोटोप बताता है, ठीक है। ये अनदर वन इज ND आइसोटोप, मैंने यहाँ पे लिखा है उसको। हाँ, CD/CA न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीप वाटर सर्कुलेशन, PA/TH ऑल्सो ओवरटर्निंग सर्कुलेशन स्ट्रेंथ, ये भी बताता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये सब जो टूल्स एंड प्रॉक्सी हो गया हम लोग पलेओ क्लाइमेट को डिड्यूस करने के लिए। देन अभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे आपको जो बताया, हाँ, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक वेरिएशन आपको बताया था, दो दैट बाय द यूज ऑफ बेंथिक डेल ओ 18। ओके, हाँ, ओके। देन प्लेस्टोसिन टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली पहले क्या था? मैंने बोला यहाँ पे जो ग्लाशियल कंडीशन था वो एक शॉर्टर एम्पलीट्यूड एंड शॉर्टर टाइम गैप में चल रहा था, शॉर्टर साइकिल में, दैट इज 41 किलोमीटर साइकिल। जो कि आफ्टर मिड प्लेस्टोसिन ट्रांजिशन इवेंट वो चेंजेस हो गया 200 किलोमीटर साइकिल। ये जो चेंजेस आता है बाय द हेल्प ऑफ मिलानकोविच साइकिल, आई थिंक मैम ने ऑलरेडी पढ़ा लिया है ये जो मिलानकोविच साइकिल, जो कि है वन इज एसेंट्रिसिटी, ठीक है, वन इज एसेंट्रिसिटी, देन ऑब्लिक्विटी, देन प्रिसीजन। क्या है आपको ऑलरेडी पता है, मैं अभी के लिए ज्यादा डीपर तक नहीं जा रहा हूं। तो एसेंट्रिसिटी इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है वो कितना इलिप्टिकल है और कितना स्पेरिकल है उसके ऊपर, नॉट स्पेरिकल, कितना सर्कुलर, सर्कुलर और इलिप्टिकल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज एसेंट्रिसिटी। अनदर वन इज ऑब्लिक्विटी, मतलब जो अर्थ का जो एक्सिस है वो कितना टिल्टेड है, ठीक है। वो 24.5 टू 0 डिग्री, सॉरी, टू 22.2 डिग्री तक ये वो वेरी करता है, ठीक है। अभी जो है दैट इज 23.5 डिग्री है। सो ये है ऑब्लिक्विटी, और इसको यहाँ पे टिल्ट लिखा गया है। अनदर वन इज वोबलिंग और प्रिसीजन मतलब ये जो रोटेट कर रहा है वो कितना रोटेट करता है, कितना क्या ज्यादा वोबल कर रहा है उसके ऊपर होता है, ठीक है। और ये जो साइकिल है, दिस इज 100 किलो ईयर, दिस इज 41 किलो ईयर एंड दिस इज 23 किलो ईयर। ओके, ये इनका साइकिल है, ठीक है। ओके, सो ये आपको नोट डाउन अभी करना है। देखो, ये अभी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मेसिनियन सैलिनिटी, अभी तक पास्ट में क्या क्या मेजर क्लाइमेटिक इवेंट देखा गया है, रिपोर्टेड है, ठीक है, उसको हम लोग को देखना है। वन इज मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस पीरियड, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, जो कि अराउंड 5.9 टू 5.4 मिलियन ईयर पहले प्रेजेंट था, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया हमारा मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस पीरियड। देन प्लायोसिन वार्म पीरियड, ये कब था? दैट 5.6 टू 5 मिलियन ईयर पहले,
प्लायोसिन 1 पीरियड, ठीक है। उसके बाद मिड प्लेस्टोसिन ट्रांजिशन 1.2 टू 0.7 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। मिड प्लेस्टोसिन ट्रांजिशन इवेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं। मायोसिन साइलेंट्री क्राइसिस में क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट मेडिटेरेनियन थिंग, ओके। देन प्लायोसिन 1 पीरियड में ग्लोबली टेम्परेचर ज्यादा था, अराउंड 11 और 12 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर था, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है। देन मिड प्लेस्टोसिन ट्रांजिशन, जिसमें कि 41 किलो ईयर ग्लेशियल इंटरग्लेशियल साइकिल कन्वर्ट हुआ था 100 किलो ईयर साइकिल में, ठीक है। देन डीओ इवेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। डीओ इवेंट, अनदर वन इज हेनरिच इवेंट। देखो ये जो इवेंट, ये दीज आर रिलेटिवली यंगर इवेंट, ओके। यंगर इवेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मिलियन ईयर पहले नहीं, ये किलो ईयर पहले आया था, ठीक है। ये कब आया था, ये अराउंड डीओ इवेंट जो है वो अराउंड 1200 से 12 किलो ईयर के बीच में, किलो ईयर के बीच में क्या था। देखो ग्लेशियल इंटरग्लेशियल इवेंट तो आ रहा है, मतलब एक बड़ा सा ग्लेशियल है, ठीक है, सॉरी बड़ा सा इंटरग्लेशियल है, देन उससे पहले ग्लेशियल है, ऐसे चल रहा है। उनके बीच में बहुत सारे ऐसे सर्टन स्मॉल स्टैडियल इवेंट होता है, स्टैडियल्स इवेंट। जैसे आप फोल्ड में पढ़े हो ना, फोल्ड में जो क्या था वो, ठीक है, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा उसका एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे एक बड़ा साइकिल के बीच में छोटा छोटा साइकिल होता है, छोटा छोटा ग्लासियल इंटरग्लासियल साइकिल होता है, ठीक है। सो लास्ट ग्लासियल मैक्सिमम जब आया था, लास्ट ग्लासियल मैक्सिमम कब आया था, अराउंड 21 किलो ईयर बिफोर, ठीक है। किलो ईयर और के आप यूज कर सकते हो। सो ये जो लास्ट ग्लासियल मैक्सिमा है, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्मॉल साइकिल्स आया था, स्मॉल साइकिल्स। उनको बोला जाता है, मतलब एक ग्लासियल इवेंट होगा, एक रैपिड इंटरग्लासियल इवेंट होगा, ठीक है। सो इनको बोला जाता है डीओ इवेंट। अनदर वन इज हेनरिच इवेंट। देखो हेनरिच इवेंट एंड डीओ इवेंट आर सिमिलर, बट डिफरेंस क्या है कि हेनरिच इवेंट मोस्टली हम लोगों का जो ग्रीनलैंडियन आइस शीट्स है, ग्रीनलैंडियन आइस शीट, ठीक है। देखो हेनरिच इवेंट को पहले तो समझ लो कि हेनरिच इवेंट एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा मैप में चलते हैं, मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो ये है हम लोग का ग्रीनलैंड, दिस इज ग्रीनलैंड, ओके। यहाँ पे एक आइस शीट प्रेजेंट था, दैट इज लॉरेंटाइड आइस शीट। ये बहुत ही बड़ा आइस शीट है, ठीक है। सो इन बिटवीन लास्ट 60 टू 17 किलो ईयर, इसके बीच में वो बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा इवेंट था, जैसे स्पेसिफिकली 8 इवेंट्स ऐसा था कि ये जो लोरेंटाइड आइस शीट है, वो ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो इनपुट दे रहा था अटलांटिक ओशन में। ध्यान से सुनो ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो दिस इज ए लोकेशन, ये जो एक लोकेशन है, ये बोला जाता है कि जो अर्थ में अभी के लिए डीप वाटर फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो दो जगह में होता है। वन इज ये अटलांटिक सर्कमपोलर करंट जो मैं बोला, वहां उसके सर्कमपोलर पार्ट में देखो यहाँ पे एक वार्म वाटर जाएगा हाई लैटिट्यूड की तरफ, मतलब साउथ में सपोज जा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा, डेंसिटी गेन करेगा। क्यों डेंसिटी गेन करेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ वाटर क्या करेगा, आइस सीट हो जाएगा। सो आइस जब फॉर्म करता है तो वो क्या करेगा, सालाइन रिजेक्शन करता है, तो एडजेसेंट वाटर मास क्या होगा, वो ज्यादा सालाइन हो जाएगा। सो जब वो ज्यादा सालाइन हो जाएगा, वो डीप वाटर जाएगा, डीप वाटर फॉर्मेशन होगा। सो ये जो लोकेशन है, दिस इज ए प्राइम लोकेशन टू फॉर्म डीप वाटर। अनदर वन इज दिस वन, जिसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, ओके। सो ये जो प्रोसेस है, सिमिलरली सेम प्रोसेस में यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर फॉर्म होता है। नाउ अभी के लिए सुनो कि ये मैंने क्या बोला कि एक वाटर मास ऊपर जाता है,
तो वो टेम्परेचर को लूज करता है एज वेल एज सैलिनिटी गेन करता है एंड वो डीप वाटर फॉर्मेशन करेगा। बट सपोज यहाँ पे ये जो आइस है वो मेल्ट करेगा, ये जो लोरेंटाइड आइस शीट ने बोला वो क्या करता है, मेल्ट करता है। तो मेल्ट जब करेगा तो यहाँ पे फ्रेश वाटर इनपुट होगा, एंड फ्रेश वाटर इनपुट के वजह से जितना वाटर फॉर्म होना था उतना वाटर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सैलिनिटी हाई सैलिनिटी होना चाहिए था वो तो होगा नहीं, बिकॉज फ्रेश वाटर इनपुट होगा तो वो सैलिनिटी को बांट लेंगे, अपने आपस में बांट लेंगे। तो क्या होगा, जो डीप वाटर फॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा होगा नहीं, वो कम हो जाएगा। सो अगर डीप वाटर फॉर्मेशन कम बनेगा, कम डीप वाटर फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो साइकिल है जिसको बोला जाता है मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वो जो साइकिल है डीप वाटर फॉर्म करता है, देन यहाँ पे सपोज नीचे आता है, देन ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो भी आता है। सो ये जो अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अमोक है, ये क्या क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो ये जो प्रोसेस है ये ही एक क्लास होना चाहिए था, बट फिर भी मैं ब्रीफली जो भी समझाने की कोशिश किया। तो आपको अगेन ध्यान रखना है कि जो लोरेंटाइड आइस शीट है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर इनपुट दिया। सो फ्रेश वाटर इनपुट के वजह से यहाँ पे जितना डीप वाटर फॉर्मेशन होना चाहिए था वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है, और ये फॉर्म नहीं हो पा, जब फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो ओवरऑली जो अमोक है, जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है, वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो ये होता है नॉर्मली साइकिल। सो ये जो 60 टू 17 किलो ईयर के बीच में 8 बार ऐसे इवेंट आया था, 8 बार ऐसे लोरेंटाइड आइस शीट क्या किया, फ्रेश वाटर इनपुट दिया, तो इसके वजह से ये जो साइकिल कैरी आउट हुआ। ठीक है, इनको बोला जाता है हेनरिच इवेंट, HEINRICH, हेनरिच इवेंट्स। ओके, सो इसको बोला जाता है हेनरिच इवेंट्स। कहाँ गया, जाता है नीचे है, यहाँ पर हो। हाँ, दिस इज हेनरी जीवन। देन लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 21 किलो ईयर पहले था, जिसके बाद जो है क्लाइमेट धीरे धीरे इंटरग्लेशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा। देन अनदर वन इज यंगर ड्राया। यंगर ड्राया क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है नॉर्मली लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा, इस टाइम पे ज्यादा ग्लेशियर था। जो ये जो ग्राफ का जो नीचे वाला मतलब ग्लेशियर, ऊपर वाला मतलब इंटरग्लेशियल। ठीक है, सो उसके बीच में यहाँ पे अराउंड 14 और 14.7 टू 13 किलो ईयर के बीच में, यहाँ पे किलो ईयर, दीज आर किलो ईयर, ओके, किलो ईयर के बीच में यहाँ पे और एक इवेंट था, दैट इज बोलिंग अलेरोड इवेंट, अलेरोड इवेंट, जो कि एक इंटरग्लेशियल इवेंट है, मतलब हाई टेम्परेचर इवेंट है। ठीक है, उसके बाद अगेन टेम्परेचर रिड्यूस हुआ था, जिस जो कि अराउंड 11.7 किलो ईयर में हुआ था, जिसको बोला जाता है यंगर ड्राया, यंगर ड्राया। ओके, दिस इज यंगर ड्रायस। देन उसके बाद बोर्ड्स इवेंट, बोर्ड्स इवेंट रिलेटिवली यंगर, जिस टाइम पे कि ये जो इंटरग्लेशियल पीरियड है, इंटरग्लेशियल पीरियड के बीच में आपको छोटा 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 स्टाडियल इवेंट मिलेगा, जिनको बोला जाता है बोर्ड्स इवेंट। और बोर्ड्स शायद अराउंड 6 या 7 ऐसे कुछ बोर्ड्स इवेंट है, जो कि मोस्टली नॉर्थ अटलांटिक में देखा जाता है और ग्रीनलैंड या आइसिट में देखा जाता है। सो दीज आर बोर्ड्स इवेंट। ओके, ओके, सो ये इस सब के बीच में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। किसी को कुछ डाउट है? ओके, नो डाउट, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पास्ट, ये शायद 2025 दिसंबर तो अभी दोगे, जून का, जून या जुलाई में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, all members of which of the following sets of marine organism do not use silicon to make their skeleton structure on cell wall? So कौन, इनके बीच में कौन सा जो ग्रुप है जो कि सिलिकॉन यूज नहीं करता है? देखो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वन इज, ये मैं अभी बता देता हूँ। सो यहाँ पे
डायटम जो है वो सिलिकॉन यूज करता है, सिलिकोफ्लैजिलेट्स आल्सो सिलिकॉन यूज करता है, तो इसको ये जो वन है वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोकोलिथोफोर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करता है, डायटम सिलिकॉन यूज करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। टेरोपोड फोरामिनिफेरा रेडियोलरिया सिलिकॉन यूज करता है, रेडियोलरिया सिलिसियस, सो दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे फोरामिनिफेरा, डायनोफ्लैजिलेट्स, कोकोलिथोफोर, पॉलीजिट्स, ये सब जो है, ये सब कुछ जैसे कि ये ऑर्गेनिक है, ये सब कैलकेरियस है, ये इसमें से फोर में से कोई भी सिलिकॉन यूज नहीं करता, SiO2 सिलिका यूज नहीं करता, ठीक है। थैंक यू। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ओशन एसिडिफिकेशन? It decreases carbon ion concentration, it increases carbonate ion concentration, it decreases bicarbonate ion concentration, it decreases concentration of dissolved कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, एक नॉर्मल प्रोसेस में जो इजीली याद रखता हूँ वो पहले देख लो, ठीक है। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब ऐड होगा, सपोज एक बकेट है, एक बकेट ऑफ वाटर है जिसमें CO2 ऐड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी H प्लस है, H प्लस एंड CO2 मिलके यहाँ पे HCO3 फॉर्म करेंगे, H प्लस में, हाँ, H प्लस एंड O2 जो भी है वो यहाँ पे HCO3 फॉर्म करेंगे, एंड HCO3 मोस्टली क्या करेगा, वो पीएच को रिड्यूस करेगा, पीएच रिड्यूस करेगा, व्हिच अल्टीमेटली एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो जब एसिडिफिकेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, एसिडिक ज्यादा हो रहा है, ठीक है। CO3 माइनस, सॉरी सॉरी, हाँ, CO3 माइनस यहाँ पे फॉर्म होके CO3 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो CO3 माइनस है ये रिड्यूस होगा, मतलब कार्बोनेट रिड्यूस होगा, HCO3 इंक्रीज करेगा, एंड एसिड इंक्रीज करेगा, पीएच रिड्यूस करेगा, दीज आर द थिंग्स, ओके। ये होता है जब ओशन एसिडिफिकेशन होता है, सो इट डिक्रीजेस कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, यस, कार्बोनेट आयन जो कंसंट्रेशन ये डिक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन नहीं, इट डिक्रीजेस बायोकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन नहीं, बट ये क्यों ये इंक्रीज करता है, ठीक है। इट डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व ऑर्गेनिक डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये इंक्रीज करता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये प्रोसेस को रफली आप याद रखना, सो दैट कि ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया हो, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आइसोहलाइन, आइसोपिकनाल, आइसोबात, आइसोहाइट क्या है? एनीबॉडी? पहले तो ए क्या है? ए इज हलाइन, हलाइन कहाँ पे यूज होता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। Lines of equal salinity. हाँ, हलाइन मीन्स salinity, ओके। सो आइसोहलाइन मीन्स AQ, AQ, ओके, A1 और 4। नेक्स्ट आइसोपिकनाल, पिकनाल मीन्स Equal density. इक्वल डेंसिटी। सो ये आइसो मीन्स आइसो तो सब सेम है, पिकनाल मीन्स डेंसिटी, आइसोपिकनाल डेंसिटी। आइसोबात, B is P, B is P, आइसोबात क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आइसोबात इज मतलब बाथिंग, मतलब हाँ, Equal depth. इक्वल डेप्थ, यस। जब मतलब एक कहाँ पे वो बात कर रहा है, मतलब जब वाटर कॉलम हम लोग देख रहे हैं तो ये कहाँ पे एक्चुअली बात है, वही आइसोबात। आइसो हाइट और एक फाइनल बच गया है वो इक्वल रेनफॉल, ठीक है। सो ये देख लेना ये कौन सा होगा, डी इज एस, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। which of the following options is correct regarding nutrient type element?
in the ocean. अभी जस्ट मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट मतलब कैडमियम एंड जिंक. ओके, दे इंक्लूड ट्रेस एलिमेंट कैडमियम एंड जिंक. सो ये ज्यादा टाइम लगाते हैं, जल्दी कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ये जस्ट देखो, मैच द कॉलम ऑफ कंटेम्पररी ओशन. पहले तो रेस्पिरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दीज द थिंग्स. ओके, देखो पहले क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हम लोग मोस्टली O2 इंटेक करते हैं एंड CO2 एमिट करते हैं. मतलब जब रेस्पिरेशन होगा तो ओशन में CO2 का परसेंटेज ज्यादा होगा. ठीक है. जब प्राइमरी प्रोडक्शन होगा तो CO2 इंटेक होता है एंड O2 रिलीज होता है, जैसे कि डायटम हो गया, रेडियोलेरिया हो गया. सो दीज आर जैसे कि ट्री मोस्टली क्या करता है, किसी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो भी करता है, देन वहां पे O2 रिलीज करता है. सो रेस्पिरेशन क्या इंक्रीज, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा, अभी मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एसिडिफिकेशन करता है. तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस एसिडिफिकेशन. ओके, AXR यहीं पे है, AXR एक ही है. हाँ, इसको देखते हैं पहले. AXR प्राइमरी प्रोडक्शन क्या करेगा, वो BXQ है, BXQ. यस, अल्कालिनिटी इंक्रीज करेगा बिकॉज वो प्राइमरी प्रोडक्शन CO2 इनटेक कर रहा है, मतलब CO2 डिक्रीज कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है. सो दैट्स व्हाई वो अल्कालिनिटी इंक्रीज करेगा, मतलब pH इंक्रीज होगा. ठीक है. देन बायोजेनिक कार्बोनेट प्रोडक्शन, ये क्या अभी बचा हुआ है, CYP का बायोजेनिक कार्बोनेट प्रोडक्शन डिक्रीजेस डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन. ऑफ कोर्स जब कार्बोनेट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सपोज ये बकेट ऑफ वाटर है जिसमें डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन सपोज 30% है. ठीक है, एक एजम्पशन में ले रहा हूँ. तो यहाँ पे बायोजेनिक कार्बोनेट प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे सपोज 24 या कुछ एक कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन हुआ. ठीक है. तो यह क्या करेगा, ये कहाँ से लेगा, वो वाटर कॉलम से ही लेगा. तो वाटर कॉलम में जो कार्बोनेट है CO3 माइनस जो है, वो यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेशन में चला गया. तो जो डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन है वो अल्टीमेटली रिड्यूस होगा. ठीक है, समझ में आ गया ना. ओके, नेक्स्ट इज statement A. The global sea level was around 100 meter high during the LGM, last glacial maxima. This is wrong. This is very very wrong. Because देखो ग्लासियल एंड इंटरग्लासियल में डिफरेंस ही यही है. जब ग्लासियल में बोल रहा हूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां तक, सपोज साउदर्न हेमिस्फीयर में यहां तक ग्लासियर ही ग्लासियर है. जब ग्लासियर है तो क्या करेगा, वो जो रिलेटिवली सी लेवल है वो डिक्रीज करेगा. डिक्रीज मतलब जैसे कि अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरग्लाशियल चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो सी लेवल हाई हो रहा है. अजम्पशन लगा रहे हैं कि 8 मीटर 10 मीटर तक सी लेवल हाई हो जाएगा बिकॉज इन जो आइस है वो पिघल रहे हैं. सो दे इनपुट टू द ओशनिक वाटर लेवल, सो दैट ओशनिक वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है. जस्ट उसका उल्टा होगा ग्लासियल टाइम पीरियड में, जो ग्लासियल टाइम पीरियड में डिक्रीज होगा. सो दैट्स व्हाई LGM में जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज करना चाहिए, नॉट की इंक्रीज होना चाहिए. सो ये रॉन्ग है. ठीक है. नेक्स्ट इज डेल O18 ऑफ फोरामिनिफेरा वाज लोअर बाय अराउंड 1 पर मील ड्यूरिंग, ये तो पता है ना, पर मील मतलब पार्ट्स पर 1000. ओके, ड्यूरिंग द मेघालयन स्टेज एज कंपेयर टू दैट्स ऑफ LGM. देखो LGM एंड मेघालयन के बीच में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही ड्राई पीरियड है. मतलब मेघालयन में उतना ज्यादा ड्राई नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ड्राई पीरियड है. एंड ड्राई पीरियड में क्या होता है कि जितना ओशन से O18 जाना चाहिए था उतना गया नहीं, रह गया. मतलब ओशन का जो बेंथिक फोरामिनिफेरा डेल O18 है वो इंक्रीज करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. बट LGM एंड मेघालयन के बीच में कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज करेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा LGM के टाइम में, बिकॉज ग्लोबल ड्राई था, मतलब ग्लोबल ग्लासियल इवेंट था. सो इस टाइम पे O18 बहुत ही कम गया होगा. सो दैट कि यहाँ पे इंक्रीज होगा क्या, डेल O18, और मेघालय में थोड़ा सा डिक्रीज होगा. सो डेल O18 बेंथिक फोरामिनिफेरा लोअर अबाउट 1 per mil during Meghalayan stage compared to that of LGM. So this is correct, but this is incorrect. So A is incorrect, B is correct. Okay. Next is Globigenoids ruber is a mixed layer dweller. देखो
मिक्स्ड लेयर मतलब आपको याद रखना है कि जब ओशन लेयर में बता रहा हूँ कि ऊपर जो स्टार्टिंग 0 to 200 मीटर का डेप्थ होता है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड लेयर। मिक्स्ड लेयर। देन उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। देन उसके बाद टेम्परेचर सडन डिक्रीज करता है, जिसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। ओके। सो ये होगा डिफरेंस मिक्स्ड लेयर एंड डिफरेंस थर्मोक्लाइन में। ठीक है। ग्लोबिजेरिनॉइड्स रूबर वो एक मिक्स्ड लेयर स्पीसीज है, दैट इज करेक्ट। ये जो स्पीसीज है उसको मेनली इन द जो इंडियन समर मानसून है उसको उसका प्रॉक्सी की तरह यूज किया जाता है, ग्लोबिजेरिनॉइड्स रूबर। ओके। इंडियन ओशन में ये बहुत ही अबंडेंट है। सो ग्लोबिजेरिनॉइड्स रूबर इज ए मिक्स्ड लेयर ड्वेलर, whereas Neogloba quadrina deuterate ray thrives in the thermocline water। मतलब ये नीचे रहता है, दैट इज करेक्ट। ठीक है। The difference in cell composition of G ruber and N deuterate ray is a proxy to reconstruct changes in water column stratification। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे नीचे से कोर लूंगा। सपोज मुझे एक टाइम पीरियड में रूबर सॉरी जो ग्लोबिजेरिनॉइड्स रूबर बहुत ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे मिक्स्ड लेयर स्पीसीज ज्यादा बता रहा है। सपोज यहाँ पे मुझे थर्मोक्लाइन लेयर ज्यादा बता रहा है, मिक्स्ड लेयर कम है। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करूंगा कि उस टाइम पीरियड में ये क्या है, नियोग्लोबो क्वाड्रिना ड्यूटरेट रे। ओके। नियोग्लोबो क्वाड्रिना क्वाड्रिना ड्यूटरेट रे ड्यूटरेट रे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इंड्यूस करता है कि थर्मोक्लाइन रिलेटिवली सोल सोल मतलब ऊपर आ गया था एंड मिक्स्ड लेयर छोटा हो गया था। ठीक है। मतलब ग्लासियल पीरियड और कुछ नहीं, वही नॉर्मल नॉर्मल चीजें। सो ये जो दो चीजें दोनों का जो रेशियो है, वो ये जो मिक्स्ड लेयर और थर्मोक्लाइन का जो डिफरेंस है उसका डिडक्शन के लिए यूज होता है। यस, दैट इज करेक्ट। एंड ये रीजन के वजह से ये यूज होता है। ठीक है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए एक्सप्लेन बी, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी देखो। ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं फिर यहाँ पे रैप अप करेंगे। तो यहाँ पे है रेडियो कार्बन कहाँ तक यूज होता है, रेडियो कार्बन, देन डेलोइटिन फोरामिनिफेरा, देन बायोस्ट्रेटियाफी, देन कोनोडोन। देखो कोनोडोन जो है वो एंड ट्रायसिक जो एक्सटेंशन इवेंट आया था उसमें ये क्या हुआ था, एक्सटेंड कर गया था। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, हाँ ओडोविसियन टू ट्रायसिक, दैट इज कोनोडोन स्पेसिफिकली वो मेंशन है। बायोस्ट्रेटियाफी, आज अभी मैंने बोला बायोस्ट्रेटियाफी यूज हो सकता है अप टू फानेरोजोइक, मतलब प्री कैम्ब्रियन देन फानेरोजोइक। फानेरोजोइक में फॉसिल का इंट्रोडक्शन हो गया था, सो फॉसिल से हम लोग बायोस्ट्रेटिग्राफी कर सकते हैं, दैट इज इन फानेरोजोइक। ओके। देन यहाँ पे जो डेलोइटिन फोरामिनिफेरा है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो उसका जो जियोक्रोन है वो अराउंड 5.4 मिलियन ईयर तक रिकंस्ट्रक्ट हुआ है अभी तक, जो कि है प्लायोसिन टू प्लेस्टोसिन। ओके। देन रेडियो कार्बन, और बाकी जो भी है वही तो रेडियो कार्बन है, लेस देन 50,000 ईयर्स, जो कि है क्योंकि इसका जो रेडियो कार्बन का क्या है, रेडियो कार्बन का हाफ लाइफ जो है दैट इज 5770 ईयर्स। ठीक है। सो दैट्स व्हाई सिंस इसका जो हाफ लाइफ बहुत कम है, तो हम लोग अराउंड लेस देन 50,000 ईयर्स तक ही उसका जियोक्रोन यूज कर सकते हैं। ठीक है। Again, the surface sediment collect from water depth 6,500 meter in central Indian Ocean will contain क्या contain करेगा, ये एक indirect question है, that to CCD। देखो जब एक ऑर्गेनिज्म डुएल कर रहा है या सरफेस में है, ओशन सरफेस मतलब बॉटम ओशन में है, तो ये दोनों के जहां पे भी कर रहा है, उसके बाद मरने के बाद सबको कहाँ पे जाना है, वो सेडिमेंट में जाना है। देन यहाँ से जो कोर निकालेंगे वहां से हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। वो प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरा हो
तो भी जाएगा, तो भी कोर में से मिलेगा, बेंथिक फोरामिनिफेरा तो भी मिलेगा। बट सीसीडी क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्पेंसेशन डेप्थ, मतलब एक डेप्थ है जिसके नीचे कार्बोनेट जो है वो डिसॉल्व स्टेट में नहीं रह सकता, सॉरी प्रेसिपिटेटेड स्टेट में नहीं रह सकता। मतलब आज ए कार्बोनेट वो प्रेसिपिटेट मतलब एक इंटैक्ट कार्बोनेट नहीं रह सकता, वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ए डेफिसिट जोन। ओके, जैसे होता है ना कि अंडर सैचुरेटेड जोन। सो यहाँ पे सिंस CO3 नहीं रह सकता तो सॉरी CaCO3 नहीं रह सकता, तो क्या होगा, वो डिसॉल्व कर जाएगा। सपोज एक प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरा है, वो नीचे गया सीसीडी के नीचे, वो रह नहीं पाएगा बिकॉज प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरा इज मेड अप ऑफ CaCO3। सो यहाँ पे CO3 ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए 6500 मीटर डेप्थ में जब हम लोग कोर कर रहे हैं तो वहां पे कार्बोनेट मिलना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो CaCO3 मिलना पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा जो असेंबलेज है जो कार्बोनेट नहीं है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। फोरामिनिफेरा है, सो दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। ओस्ट्राकोडा है, इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे जो डायटम रेडियोलरियन सिलिकोफ्लैजिलेट्स है, ये आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी अगेन फोरामिनिफेरा है, so that's why diatom radiolaria and silicoflagellates can be found below 6500 meter. Okay, okay, so last question is the rainwater precipitating from clouds formed by the evaporation of seawater content relatively क्या होगा। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट जो देखो रेन वाटर जो है ये कहाँ से बता रहा है, ये आपको जानना है। एक तो बोल रहा है कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में पार्ट में वो रेन वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो रेन वाटर होगा वो क्लाउड से, ये जो O18 क्लाउड में होगा उससे ज्यादा O18 रेन वाटर में होगा। क्यों, O18 इज हेवियर, सो ये क्लाउड में रहना पसंद नहीं करेगा, वो ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। सो हायर O18 देन द क्लाउड बट लोअर देन द सी वाटर, दिस इज करेक्ट। सो बिकॉज ओशन से कम ही आया है, O18 ऑलरेडी क्लाउड में कम ही आया है, सो O18 इज हायर इन द ओशन लोअर इन द क्लाउड। सिंस अगर ये ऑलरेडी लो था उसमें से जो O18 जो है वो ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई O18 क्या होगा, ज्यादा होगा रेन वाटर में देन क्लाउड बट लेस होगा फ्रॉम ओशन। समझ में आ गया। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर फिर भी किसी का कुछ डाउट है देन यू कैन DM मी डायरेक्टली। तो आप मुझे DM करना, हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी और दूसरा क्वेश्चन अगर है तो, ठीक है।